अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। क्या जान से भी ज्यादा धार्मिक परंपराओं को महत्व मिलना चाहिए? देश में संसाधनों की कमी होती जा रही है। हर बड़ी समस्या के मूल में जनसंख्या दिखाई दे, तब भी धर्म के आधार पर जनसंख्या बढ़ाने को बढ़ावा मिलना चाहिए क्या? और अगर ऐसा है तो देश की बड़ी समस्याओं के मूल में दरअसल गलत धार्मिक होड़ ही नहीं है क्या? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा यहां देखिए। दो खबरें आती हैं सामने और ये दोनों ही खबरें एक ही राज्य से आती हैं। एक खबर कुछ दिनों पहले की जो आज असर दिखा रही है और एक खबर आज की। जरा यहां पर देखिए, केरल पर नजर, दो बड़ी खबर और यहां सबके मूल में आपको धर्म दिखाई देगा। कहीं आपको लगेगा कि यहां संक्रमण के दौरान भी तुष्टीकरण तो नहीं हुआ, और कहीं आपको लगेगा कि तब जब देश संसाधनों के लिए जूझ रहा है, बढ़ती जनसंख्या का खमियाजा एक तरीके से भुगत रहा है, तब भी क्या धर्म के आधार पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए? जरा देखिए बकरीद पर क्या हुआ था। यह हाल की खबर है। बकरीद पर केरल सरकार ने 3 दिनों तक लॉकडाउन से छूट दी। A, B, C, D कैटेगरी में जहां उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ था वहां पर उन्होंने छूट दी, और उसका असर क्या दिखाई दे रहा है कि कमाल तरीके से संक्रमण वहां बढ़ रहा है। जिस केरल मॉडल की चर्चा हो रही थी कि केरल मॉडल को देखकर सीखना चाहिए बाकी स्टेट्स को कि कैसे रोकथाम करनी है कोरोना की, वो स्टेट जो नजीर बन रहा था वो बकरीद पर दी गई छूट की वजह से आज उसका खामियाजा भुगत रहा है। क्या जान से ज्यादा धार्मिक आधार पर लोगों का तुष्टीकरण जरूरी है? और इधर देख लीजिए, ईसाई 5 बच्चे पैदा करें तो इनाम मिलेगा, चर्च ने यह घोषणा कर दी है। और इसके पीछे वजह यह बताई है कि जहां हम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी होते थे क्रिश्चियनिटी के हिसाब से केरल में, वहां हम तीसरे नंबर पर चले गए और हमसे आगे हिंदू और मुसलमान हैं। लिहाजा हम बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। केरल में चर्च की तरफ से ईसाई परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना और यह कहा जाना कि ज्यादा बच्चे होने पर चर्च मदद करेगा। जब देश के तमाम राज्य जनसंख्या पर लगाम लगाने की जुगत में है, तब देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य से यह खबर चौंकाती नहीं है। धर्म इस देश के हित में है या इस देश की समस्या के मूल में है? यह खबर बकरीद पर केरल सरकार बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन में छूट देगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आकर कहना पड़ा कि यह ठीक नहीं है। कांवड़ के संदर्भ में सुनवाई की गई थी। 16 तारीख को इसी महीने की रोक लगाई गई थी कांवड़ के लिए, जबकि केसेस उत्तर प्रदेश में उतने नहीं थे, लेकिन पहले कुंभ का अनुभव था, चुनावी राज्यों का अनुभव था, लिहाजा वहां रोक लगी। और यहां केरल ने उससे कुछ सीखा नहीं, बल्कि इंटरवेंशन पिटीशन लगाने पड़ी PKD नाम्बियार साहब को। और जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती और वो अमल में लाया जाता, वो 3 दिन बीत गए। और अब यह देखने को मिल रहा है कि वहां संक्रमण के मामले, जब देश में कुल मामलों के 50% वहीं से आ रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन में छूट इस समस्या के मूल में है? और क्या सरकारें संक्रमण में भी धार्मिक तुष्टीकरण करती हैं? क्या यहां भी समस्या के मूल में धर्म और यहां भी समस्या के मूल में धर्म है क्या? धर्म जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, धर्म जो हम सबकी बेहतरी और भलाई के लिए होना चाहिए, क्या वहीं यह समस्या के मूल में नजर आ रहा है? एक अहम खबर आपको बता दूं। इस खबर पर बातचीत के लिए हम खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देना चाहता हूं। अमरनाथ में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। बादल फटने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अमरनाथ में बादल फटने की एक और घटना। और यहां भी देख लीजिए, पॉपुलेशन का बेतरह बढ़ते जाना, पर्यावरण का को नजरअंदाज किया जाना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होना, खिलवाड़ होना। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित है और बढ़ती जनसंख्या के लिए संसाधन जुटाए जाने के लिए प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो ये सब भुगतना पड़ रहा है। और यही आज हम चर्चा में भी शामिल करने वाले हैं कि क्या हम समस्याओं की जड़ में छिपे हुए कारणों को देखने के बजाय तुष्टीकरण पर ज्यादा ध्यान देते हैं? क्या हमको वोटों की शक्ल में हम भूल जाते हैं कि समस्या कहां है, और हम वोटों के चक्कर में नजरअंदाज कर देते हैं कि आज जो हम करने वाले हैं वो आने वाले दिनों में इसका क्या सिला मिलेगा?
देखो 16 कटो पत्थर आओ क्लाउड बर्स्ट ऊपर ना क्लाउड बर्स्ट होया होना पक्का। हाँ कहाँ पानी आया? बाहर आ जाओ। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। वो इधर आ जाओ आप इधर आ जाओ। वो देखो पत्थर भी कुछ। पहले आपको अमरनाथ से आई इस घटना के बारे में और ज्यादा ब्यौरा दे देते हैं। इरफान हमारे संवाददाता इस पर निगाह रखे हुए हैं। देखें आप कितना ज्यादा पानी का एक बड़ा प्रवाह नीचे की तरफ आ रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटे मोटे मकान भी बने हुए हैं जिनके जद में आ जाने का लगातार अंदेशा है। ये एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इरफान इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। इरफान क्या पता चला है? और देखिए दिनेश, ये जो तस्वीरें आप चला रहे हैं एक्सक्लूसिव टीवी 9 भारतवर्ष पर, ये बाबा बर्फानी की गुफा के पास जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है और आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना ज्यादा है। और लगातार आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ से लेकर बांडीपोरा और उसके बाद अब पहलगाम की वादियों में एक बार फिर से क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला और लगातार बारिश कई इलाकों में जम्मू कश्मीर में हो रही थी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी पहाड़ी इलाकों में कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। और उसी के चलते तमाम जो नदियां हैं जम्मू कश्मीर में उनका बहाव जो है, पानी की सतह भी लगातार बढ़ रही है। कई जगहों पर चाहे किश्तवाड़ की बात करें, जिस तरह वहां पर 7 लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे, करीबन 25 से ज्यादा लोग मिसिंग है। इसी तरह बांडीपोरा में कई जो मकान है वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है तबाह हो गए। एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। और अब बाबा बर्फानी की गुफा के पास तस्वीरों में जिस तरह आप देख रहे हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल कोरोना के चलते बाबा बर्फानी की यात्रा को मुअत्तल किया गया था, इस वजह से वहां लोग ज्यादा मौजूद नहीं थे। कुछ इक्का दुक्का जगहों पर जो छोटे मोटे टेंट थे वो थे। हालांकि अभी कोई नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट साफ तौर पर हुआ है। निगाह बनाए रखें, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। इरफान, ये जानकारी और ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये एक्सक्लूसिव खबरें हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। बाबा बर्फानी की गुफा के पास कहीं पर बादल फटा है और उसके चलते आप देख रहे हैं अमरनाथ से नीचे की तरफ ये पानी का एक बड़ा प्रवाह आता हुआ। लेकिन आइए अब उस मुद्दे का रुख करते हैं जो आज डिबेट के लिए हमने चुना है। और आप लगातार ये भी देख रहे हैं तालिबान के गढ़ में टीवी 9 भारतवर्ष, वहां से हर ब्यौरा आपको मिलेगा। लेकिन आइए अब रुख करें आज के मुद्दे का। आड़ी में आज इसी बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या बकरीद के दौरान जो छूट मिली उसकी वजह से कोरोना के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए। केरल पहले ही मामले वहां बढ़ रहे थे, अब और ज्यादा मामले 50%, और पूरी दुनिया के हिसाब से 3.8%, मतलब ये बड़ा हिस्सा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चर्च ये कह रहा है बच्चे पैदा करो, 4 से 5 से ज्यादा होंगे हम मदद देंगे। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डैनियल फ्रांसिस राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे ऐसा मुझे बताया गया। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, खास तौर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब वो इस तरह के मामले देखते हैं उनको कैसा लगता है उनसे हम समझेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के। हर चीज को मजहब के नजरिए से देखा जाना ये कैसा है हमारे देश के लिए, उनसे हम समझेंगे। और इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव नेता हैं, क्योंकि लेफ्ट की सरकार है, लेफ्ट फ्रंट की, जरा उनसे हम केरल के संदर्भ में चीजें समझना चाहेंगे कि जहां एक तरफ केरल मॉडल की तारीफ हो रही होती है वहीं कुछ ऐसा क्यों देखने को मिलता है जो एकदम वहां के हिसाब से चौंकाने वाला होता है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको ये बता दें, खबर एक बार फिर देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। 24 घंटे में भारत का के 52% केस अकेले केरल से आ रहे हैं। 29 मई के बाद केरल से मरीजों की सबसे बड़ी संख्या यहां देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन में अव्वल केरल में बढ़ते केस से टेंशन बढ़ गई है कि अगर वैक्सीनेशन के बावजूद यहां केसेस बढ़ रहे हैं तो वजह क्या है और फिर पूरे देश में क्या होने वाला है। और अगर इसको आपको और पर्सपेक्टिव में देखना है तो जरा ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। केरल में बढ़ते संक्रमण के मामले, कोरोना की तेज रफ्तार, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बकरीद में बढ़ते हुए मामलों के दौरान छूट मिलना, क्या यह उसके लिए जिम्मेदार है? क्या बकरीद के दौरान छूट उसके लिए जिम्मेदार है? क्या उसी दौरान मंदिर दर्शनों में जो पहले संख्या थी उसके हिसाब से बढ़ा दिया गया था संख्या को दर्शनार्थियों की, क्या वो उसके लिए जिम्मेदार है? क्या उसी दौरान फिल्म की धारावाहिकों की शूटिंग के लिए जो छूट दी गई थी केरल सरकार की तरफ से, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या तब जब लॉकडाउन जरूरी था आपने कैटेगरीज में बांटकर लॉकडाउन A, B, C, D, 5% संक्रमण तो A, और अगर वो पहुंच जाए 20% तक तो D कैटेगरी, अगर उसी हिसाब से आपने सख्त या मॉडरेट लॉकडाउन लगाया था उस दौरान ये छूटें आपने दी, क्या ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? रोक सको तो रोक लो, हम क्यों कह रहे हैं जरा देखिए कोरोना की रफ्तार। नए केसेस 5,78,416, मौतें 9,474, ये दुनिया का आंकड़ा है। अब जरा आइए भारत में, नए केसेस एक दिन में 42,971 और इसमें मौतें 640। हम भूलते जा रहे हैं कि दूसरी लहर अभी तक गई नहीं है। नए केसेस केरल 22,129, देश भर में कितना है
देश भर में है 42,971 और इसका लगभग आधा नए केस केरल 22,129, मौतें 156। दुनिया का लगभग 3.8% केसेस के हिसाब से केरल में आ रहा है। दुनिया का केरल में आ रहा है। केरल जहां की आबादी 3.25 करोड़ है, वहां से दुनिया का 3.8% केस आ रहा है और भारत का करीब 51.4 मतलब लगभग 52% केसेस केरल से आ रहे हैं। अब जरा यह भी देख लीजिए, ये जानकारी आपको मामले को परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करेगी। केरल में कोरोना विस्फोट क्यों, जरा वो भी देख लीजिए। नए केस, मौत वहां के बड़े इलाकों के हिसाब से देख लीजिए। मलप्पुरम नए केस 4,037, मौतें 12। त्रिशूर नए केस 2,623, मौतें 17। कोझिकोड नए केस 2,397, मौत 21। इधर आ जाइए, एर्नाकुलम नए केसेस 2,352, मौतें 12। नए केस पलक्कड़ में 2,115 और मौतें 13। 24 घंटे का आंकड़ा है ये। क्या केरल मॉडल फेल हुआ? केसेस के हिसाब से, डेथ्स के हिसाब से समझने की कोशिश। और यहां जरा देखिए, तारीख वार देखिए, 8 जून, 18 जून, 27 जून। अगर आप ये देखेंगे लगभग 10-10 दिनों के अंतराल में मौत और डेथ्स, इनको आप कंपेयर करता हुआ ये ग्राफ देखेंगे तो 15,567 केसेस 8 जून 2021 को 124 मौतें, 18 जून 2021 को 11,361 केसेस 90 मौतें, 27 जून 2021 को 10,905 केसेस 62 मौतें। अभी आगे चलिए, इसको आगे बढ़ाइए और इसमें नेक्स्ट दिखाइए। अब इस ग्राफ को आगे ले जाते हैं। 8 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आते हैं, एक दिन पहले, आज के एक दिन पहले तक। 8 जुलाई, 18 जुलाई, 27 जुलाई, फिर वो 10-10 दिनों का अंतराल। आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। 13,772 केसेस, 142 मौतें। 13,956 केसेस, 51 मौतें। 22,129 केसेस, 19, 20, 21 जुलाई की ये वो 3 तारीखें जब छूट दी गई थी लॉकडाउन में। उन्हीं वजहों का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग, मंदिरों में दर्शनार्थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह बकरीद में छूट। 22,129 केसेस, 156 मौत। 4 दिन से 14 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन में केस को सामने आकर रिफ्लेक्ट करने में। क्या उस दौरान जो छूट मिली उसकी वजह से ये केसेस सर्ज नहीं कर गए? कोरोना रफ्तार तो क्या बकरीद जिम्मेदार? जरा इस हिसाब से इसको देखिए। 18 जून 2021, 27 जुलाई 2021, जून से जुलाई तक में लगभग एक महीने में देखिए यहां पर 38,330 केस, 13,956 केस। भारत और केरल का अगर देखेंगे तो 36% केरल कंट्रीब्यूट कर रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब यहां आ जाइए, 27 जुलाई 2021 भारत के 42,971 केस और 22,129 अकेले केरल से। 52% संक्रमण सिर्फ केरल से 10 दिनों में। नए केस 16% तक बढ़े हैं। क्या संक्रमण का यह उछाल यह इशारा नहीं कर रहा है कि लापरवाही हुई है? और क्या यह लापरवाही संक्रमण के दौरान तुष्टीकरण की वजह से हुई है? आज इस चर्चा की शुरुआत में विवेक श्रीवास्तव जी से करना चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी। जी देखिए, पहली चीज़ है दिनेश जी, मैं आपको समझा दूं, अगर मार्क्सवाद यहाँ पढ़ा है किसी ने पैनल के ऊपर, तो मार्क्सिस्ट किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। मार्क्स ने बड़े क्लियरली बोला है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। सो वी डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन, रिलीजियस एक्टिविटी। और हम कहते हैं आप अपना धर्म पालन करिए, चर्च जाइए, नमाज पढ़िए, मंदिर जाइए, अपने घर में रिलीजन को रखिए, पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को मत लाइए। ये तो कम्युनिस्टों का और मार्क्सवादियों का पहला एजेंडा है, इसलिए तुष्टीकरण का तो कहीं सवाल उठता ही नहीं है। प्रॉब्लम केरल में थी इकोनॉमिक। प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ कोविड पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर इकोनॉमी पूरे देश की खराब हुई है। हर लोगों के पास काम धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियों से लोगों को निकाला गया है, किराए का पैसा नहीं है, लैंडलॉर्ड माफ़ नहीं कर रहा है किराए। ये सारी चीज़ें एक समस्या है जो नेशनल लेवल पे है, ये केरल में भी थी। तो ये एक रास्ता निकाला जा रहा था कि कंट्रोल्ड तरीके से, सेफ तरीके से ऐसी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हम अलाउ करें जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन पब्लिक के लिए हो, तो ये एक वजह थी उसका। अगर ये बकरीद के बजाय रक्षाबंधन होता तो भी शायद 1 या 2 दिन के लिए रियायत दी जाती, उसके बदले दिवाली की शॉपिंग होती तो भी शायद 1 या 2 दिन के लिए रियायत दी जाती। तो इसको कृपा करके पहली चीज़ तो यह है कि बकरीद और मुसलमानों से ना जोड़ें और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को टारगेट ना किया जाए जो मीडिया कर रहा है। ये कोई पहली बात। दूसरी बात जो है
अगर केरल की आप जनसंख्या देखेंगे तो वो लगभग 2 या 3% है पूरे हमारे देश का। उसके अंदर से मात्र 15 से 17% मुसलमान हैं, जिसके अंदर अगर 3 दिन की हमने शॉपिंग अलाउ करी तो उस एक्टिविटी को आप कुंभ मेले की एक्टिविटी से या कांवड़ यात्रा से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट इन केसेस में ज़्यादा था। 85% हिंदू हैं इस देश के अंदर, 14.5% अगर मुसलमान मानते हैं माइनॉरिटी। तो आप सोचिए जो हमारे पर्व हैं, मैं भी एक हिंदू हूं, तो हम एक बड़ी संख्या में उसमें सम्मिलित होते हैं। नेशनल लेवल पे कांवड़ यात्रा होती है, जबकि ये एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी थी। तो इसको रिलीजन का नाम ना दें, तुष्टीकरण का नाम ना दें। अब आप आ जाइए कोविड के इंक्रीज के ऊपर, तो मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। पहली चीज ये है, लगभग 1-1.5-2 मिनट हो गया है। शुरुआत में आपकी इतनी बातचीत काफी है, आपके पास दोबारा लौटूंगा। ठीक, बीच में मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं था कि आप जो कह रहे थे उस सबसे मैं सहमत था। मीडिया इसको कतई धार्मिक रंग नहीं देना चाह रहा है, लेकिन ये जरूर दिखता है। ये ठीक है, मार्क्सिज्म का आपने हवाला दे दिया, लेकिन मार्क्सिज्म भी वोट देखता है सर दरअसल, और वोट में ना धार्मिक चश्मा चढ़ा होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। खैर, वो मुद्दा भटक जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपने एक चीज और कही है सर, कोर्ट ने कहा था, एक सेकंड, बकरीद के वजह से अगर केसेस बढ़ेंगे और ये होता हुआ दिखेगा तो इसमें संबंधित लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, ये कोर्ट ने कहा था सर। और आप ये कह रहे हैं फिजिकल कांटेक्ट नहीं, बकरीद में नहीं होता सर। एक सेकंड, बकरीद में आप क्या ये गारंटी लेते हैं विवेक श्रीवास्तव साहब कि कोई कांटेक्ट में कोई कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होंगे? खैर, आप कांवड़ यात्रा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में ये केसेस कांवड़ यात्रा हुई होती और बढ़े होते तो आपका टेक क्या होता, मैं ये सोच रहा हूं। बहरहाल आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। आरपी सिंह साहब, अभी अब आरपी सिंह साहब का ऑडियो खोलिए। आरपी सिंह साहब, कैसे देख रहे हैं आप इन मामलों को? देखिए, बड़ा स्पष्ट है जो डेटा आप दिखा रहे हैं। मैं तो उसमें जोड़ूंगा तो ये कहेंगे कि राजनीतिक कारण से बता रहा हूँ, परंतु जो डेटा आप दिखा रहे हैं 8 जुलाई और 18 जुलाई का लगभग 13,000 के लगभग या 14,000 के लगभग केसेस थे, और कैसे वो 27 जुलाई तक उस बीच में जो बकरीद को लेकर छूट दी गई उसके कारण से बड़े स्पष्ट दिखता है। परंतु अभी आपके सामने अमरनाथ यात्रा का विषय है ना जी, अमरनाथ यात्रा नहीं इस पर सरकार ने लागू करी। कावड़ के लिए करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, कोर्ट का आदेश है, सरकार ने उसका पालन किया। उत्तराखंड सरकार ने पहले कहा कि हम अपने यहाँ कावड़ नहीं आने देंगे, बाकी सरकार ने उसको बाद में मान्य किया। असल में क्या कि बड़ा स्पष्ट है, सबको पता है कि वोट बैंक की राजनीति है, उनको एक तबके के वोट को खुश करना है, उसके चलते हुए किसी हद तक जाना है। ठीक है, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि अगर होगा तो इसमें जिम्मेवारी ठहराई जाएगी। वो दिख रहा था कि कोर्ट इस पे निगरानी रखे हुए है, परंतु उनको तो निगरानी वोट बैंक पे रखनी है, उनकी नज़र तो वोट बैंक पे है, उनकी नज़र इस बात पे नहीं कि कोर्ट क्या कह रहा है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर डिबेट के अगले हिस्से में मैं आपको 10 इंस्टेंस बता दूंगा जब केरल गवर्नमेंट अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, सबको पता है। मैं ये जरूर समझना चाहूंगा कि अपीजमेंट ये पहली बार है और उससे जोड़कर इसको अपीजमेंट कहा जाए। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आरपी सिंह साहब, इसका थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। ये रिसर्च टीम ने मुझे ये आंकड़े दिए हैं और विकास जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आंकड़े दिए हैं। उन्होंने ये बताया कि केरल में डेथ रेट है 0.5%, उत्तर प्रदेश में 1.3%, महाराष्ट्र में 2.1 और गुजरात में 1.2 और दिल्ली में 1.7 सर। और केसेस अब ये भी देख लीजिए कि टेस्ट कहाँ कितने हो रहे हैं। टेस्ट बाय केरला 17 जुलाई का है 1,79,130, 26 जुलाई को 1,93,000, 25 जुलाई को 1,42,000 और उसके अगर यहाँ का इसका यहाँ की आप जनसंख्या जानते हैं सर, करीब 4 करोड़, पौने 4 करोड़। और यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश की तरफ से कितने टेस्ट हैं, यहाँ है 2,24,987। आप जानते हैं यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 23 करोड़ सर। सुनिए तो 2,27,000 26 जुलाई। अब मध्य प्रदेश की तरफ से देख लीजिए, 27 जुलाई को 74,637, 26 जुलाई को 61,903, गुजरात में 27 जुलाई को 62,558 और 26 जुलाई को 60,581। तो क्या सर यहां अधिक टेस्टिंग की वजह से भी अधिक मामले आ रहे हैं क्या? और दूसरे यहां मॉर्टेलिटी तो आज भी कर्टेल्ड और कंटेन्ड है क्या? इसलिए यहां के मॉडल की आज भी तारीफ होनी चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि केरल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ये जो राजनीति हो रही है, दिक्कत तो उस विषय पर है। उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बाकी राज्यों से बेहतर है, परंतु जो अपीजमेंट के चलते केस बढ़े। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब पहला फेज और सेकंड फेज शुरू हुआ था तो केरल से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से चलते हुए बाकी देश में चला था, बाकी देश में फैला था। हमारी चिंता वो है कि वापस से क्या ये तीसरी वेव
कारण तो नहीं हो रहा? क्या ठीक है, तीसरी वेव तो नहीं शुरू ठीक है। होने तो वाली? क्या केरला और यहाँ से ही ये मामले आते हैं और ये तीसरी वेव की तरफ इशारा तो नहीं है? और इसके लिए क्या अपीजमेंट जिम्मेदार है? बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद ये हो रहा है, इसका मतलब अपीजमेंट वाली चूक हुई है। क्या ऐसा हुआ है डैनियल साहब? अपीजमेंट वाली चूक तो इनसे हुई है और इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी किसी भी हालत में। कोई भी त्योहार हो या किसी का भी त्योहार हो, जब कोरोना है, और काफ़ी सरकारें इस देश में ऐसी हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल्स रहते हैं या लोग जहां एक साथ आते हैं, ऐसे सारे चीज़ों को बंद करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी ऑर्डर्स है, लेकिन ये सब करना ज़रूरी नहीं था। और ये करने से आप लोगों ने, केरल सरकार ने जो अपना मॉडल था, अपना नाम था, जो इज्जत कोविड की लड़ाई में कमाई थी, सारी गवा दी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और अपने लोगों को इन्होंने खतरे में डाल दिया। ये जहाँ भी इस बात की जिस सरकारों ने अपने लोगों को खतरे में डाल दिया, वहाँ नंबर्स बढ़ रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि अगर वोट बैंक सामने दिखाई दे तो बेशक जान चली जाए, हम अपीजमेंट की कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं। मैं जरा इसको तो लेकर तस्लीम रहमानी साहब के पास जाता हूं, आपके पास आता हूं। फ्रांसिस साहब, कमिंग बैक टू यू सर इन अ व्हाइल। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, योर टेक। देखिए, डानियल साहब को मैं सुन रहा हूँ, कल लोग वहाँ असेंबली में, केरल असेंबली में जो यूडीएफ है जिसको कांग्रेस लीड करता है, उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया और फिर बाद में शायद वॉकआउट भी हुआ वहाँ। और उनका कहना ये था कि जो पॉलिसी कोविड के सिलसिले में सीपीएम की सरकार अपना रही है वो, और पर्टिकुलरली जो लॉकडाउन की एबीसीडी की पॉलिसी है, उस पर उनके एतराज़ात थे, जिसको सीपीएम ने कहा कि नहीं, आप साइंटिफिक बुनियादों पे बात नहीं कर रहे हैं, उसको खारिज कर दिया और फिर वॉकआउट हुआ। वो कहीं बकरीद का जिक्र नहीं था। दूसरी बात यह कि आज इसका साइंटिफिक देखने की ज़रूरत है। 35% के करीब वहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है, डबल डोज, जो पूरे मुल्क के वैक्सीनेशन से डबल है। इसके बावजूद जो वहाँ पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो पिछले 3 महीने से, 7 अप्रैल तक मैं वहाँ था, मैंने मलापुरम में इलेक्शन लड़ा, आपको मालूम है। 7 अप्रैल को वहाँ आया हूँ और ये 18 अप्रैल के आसपास से केस बढ़ने शुरू हुए। तो जो पॉजिटिविटी रेट था देश में जिस वक्त 5% 6% था, उस वक्त भी 11% था रेट, और अब तक ये 10% और 11%, मैक्सिमम ये 10.4% तक नीचे गिरा है। उससे नीचे गिरा ही नहीं इस वेव में, और अब ये 12 पॉइंट समथिंग आया है अभी जो कल आया है। तो आप कह रहे हैं 50%, ठीक है। कल जो क्या आपने 27 के टेस्ट की रेट नहीं दिया, कल 1,72,000 के करीब वहाँ टेस्ट हुए हैं। 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ 40 लाख के करीब की पॉपुलेशन है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उस पॉपुलेशन में 1,72,000 का टेस्ट हुए हैं। दूसरे मॉर्टेलिटी आप जो बता रहे हैं 0.5% है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिसर्च का विषय है कि लो मोर्टेलिटी एंड हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शन, ये इसके बावजूद क्यों हो रहा है, इतने बड़े वैक्सीनेशन के ड्राइव क्यों हो रहा है, ये रिसर्च का सब बजाय इसके कि हम ये कहें कि बकरीद की वजह से हो रहा है। बकरीद 3 महीना पहले भी थी, पिछले साल भी बकरीद आई थी जब वहाँ पर नमाज नहीं हुई थी, और अभी कोई इलेक्शन नहीं होना है। 2024 तक कोई इलेक्शन नहीं होना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा होने के बावजूद क्यों हो रहा है? ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट समझ में आते हैं, आप कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, लेकिन सर क्या आप ये मानते हैं कि जहां पर ढिलाई नहीं दी जानी चाहिए थी वहां दी गई है और धार्मिक वजह उसके मूल में? नहीं, उसका एक रीजन मैं दे रहा और है, एक रीजन और है। आप सैटरडे संडे को खोल रहे हैं, एक दिन आप या अल्टरनेट खोल रहे हैं, पूरी भीड़ एक दिन आ जाती है। आप फेस्ड मैनर में, ग्रेजुअल मैनर में उसको नहीं खोल रहे, और इस पॉलिसी को लेकर कल कांग्रेस ने मुखालफत की। ट्रेडर्स खड़े हुए वहां पर बार-बार, और तमाम ट्रेडिंग एक्टिविटी जो 6,000 करोड़ रुपए का वहां पर इन्वेस्टमेंट था, वो भी वहां से निकाल के तेलंगाना में चला गया। मतलब उस मुद्दे के अलावा जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, आपको बाकी सारी वजहें नजर आ रही हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। ठीक है, मैं अश्विनी उपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, एक मसला अभी उस मामले में पॉपुलेशन के विषय में तो आपसे चर्चा होगी, लेकिन आप ये बताइए इस मुद्दे में आप क्या देखते हैं? क्या वाकई मार्क्सिस्ट जहां पर हैं, डोमिनेंट हैं, वहां धार्मिक निगाहों से चीजों को नहीं देखा जा रहा है? दिनेश जी कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और सच्चाई यह है कि वामपंथी अपने आप को क्या कहे, मैं उस पर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा,
लेकिन अगर आप पिछले 20 साल का जितने भी नियम बने या नियम तोड़े गए, अगर आप उसको उठा के देखो तो आपको ये पता चलेगा कि केरल में जितनी बार नियम बना है या कोई कानून बना है, या तो वो वोट के लिए बना है या तो नोट के लिए बना है। और जब जब कोई नियम तोड़ा गया है, कानून को ख़त्म किया गया है, तो वो भी या तो वोट के लिए ख़त्म किया गया है, नोट के लिए। तो पूरा खेल वोट और नोट का है। ये जो हो रहा है, लोग मर जाए, दोबारा पॉजिटिव हो जाए, 15 दिन के लिए फिर उनको आइसोलेशन होना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट आनी चाहिए और नोट आनी चाहिए। 3 दिन में उन्होंने नोट भी कमा लिया, 3 दिन में उन्होंने वोट भी कमा लिया, उनका फंडा पूरा हो गया। और जहां तक कहते हैं कि रिलीजन उनको अफीम लगती है, वास्तव में इस अफीम को रोज शाम को खाने वाले यही लोग हैं। खूब खाते हैं, खूब पीते हैं और उसके बाद कहते हैं रिलीजन अफीम है। तो रिलीजन को खा के और रिलीजन को पी के अफीम बताना इनका पुराना धंधा है। सच्चाई यह है कि जो लोगों की जान आफत पे आई है, उसके लिए पूरी तरीके से केरल की सरकार जिम्मेदार है, पूरी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, पूरी तरीके से तुष्टीकरण की जिम्मेदार है। अरे सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक राज्य के लिए कह रहा है, तो बाकी क्या सुप्रीम कोर्ट एक राज्य को पकड़ पकड़ के बोलेगा? हाँ, क्या हर जगह? बड़ी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में सारे राज्य आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य को कह रहा है कांवड़ मत करो, तो बड़ी सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट मतलब सबको कह दिया गया भैया ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाए। आप ये कह रहे हैं नोट और वोट ही हमारे कंसर्न रह गए। विवेक श्रीवास्तव जी एक पर्चा दिखा रहे थे, और विवेक श्रीवास्तव साहब, आप एज अ गेस्ट आए मेरे शो में, ये मेरा इसरार होता है, इंसिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप चीजों को तरीके से रखते हैं। लेकिन सर, आपको लगता है कि आप यहां वो डिफेंड कर रहे हैं जो असल में डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए इस देश हित में? देखिए, मैं कम्युनिस्ट हूं और कम्युनिस्टों की एक आदत है, अगर हम गलत हैं तो गलती मानेंगे भी, गलतियां सरकारों से होंगी तो हम उसको सुधारेंगे भी। हम इनकी तरह सर्वव्यापी और हमेशा सही होने वाले नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह, पहली चीज़। लेकिन हम यहाँ गलत नहीं हैं। मैंने आपको बोला और अभी बाकी पैनलिस्ट को भी आपने सुना, रहमानी जी को भी आपने सुना, वी हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड हेल्थ केयर सिस्टम इन केरला, नंबर 1, ये बात सबने मानी। और दूसरी बात, इसको धार्मिक रंग हम ना दें। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर प्रॉब्लम को समझें, इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए तो शायद वो बेहतर होगा। ये जो छूट दी गई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने की वजह से दी गई थी। दूसरी बात, मैं आपको कुछ और आंकड़े बता देता हूँ। जहाँ तक टेस्टिंग की एफिकेसी और एफिशिएंसी का सवाल है, नेशनल एवरेज है, अगर 33 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें से 1 या 2 ही पकड़ में आते हैं टेस्टिंग के बावजूद। लेकिन केरला के अंदर टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर 6 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से 1 या 2 पकड़े जाते हैं। ये पहली चीज हो गई आपकी। रेंज ऑफ टेस्टिंग जो है वो ज्यादा है, ज्यादा लोगों की रोज टेस्टिंग हो रही है, इसलिए ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन आप क्या कांवड़ के संदर्भ में, कुंभ के संदर्भ में भी ऐसी तटस्थ बातें कह सकते थे क्या? हाँ, अब मैं बिल्कुल सर, अब मैं बताऊंगा। देखिए, मैं एक हिंदू परिवार से ही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमको हिंदुइज्म के खिलाफ हैं या हिंदू त्योहार नहीं होने चाहिए। हम इस तरह की कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से बात करिए। हम हिंदू 85% है आबादी में। हम अगर कांवड़ यात्रा निकालते हैं, पूरा देश उसमें सम्मिलित होता है। एक बात अश्विनी जी ने कही कि जो बात कोरोना के समय यूपी पर लागू है, विवेक जी माफ कीजिए, आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। जो बात यूपी पर लागू है कोरोना के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो सही कह रहे हैं कि एक एक स्टेट को पकड़ के बताना पड़ेगा क्या, या स्टेट इस बात का लाभ ले लेंगे कि हमको तो सीधे नहीं कहा, आप जब कहेंगे तब देखा जाएगा? आप पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि कितने लोग अफेक्ट होंगे और कितने लोगों से इन्फेक्शन होने की संभावना है। केरल 2% है पूरे देश की आबादी का, उसमें से 15-16% मुसलमान, उसमें भी सारे के सारे एक दिन मार्केट में नहीं उतर रहे हैं। सो कुंभ को लीजिए या कांवड़ यात्रा को लीजिए, उसमें कितनी बड़ी जनसंख्या और आबादी आ रही है। चलिए, सरदार आरपी सिंह क्यों कह रहे थे कि अपीजमेंट है, क्या ये कोई कड़ी है किसी एक सिलसिले की, वो हम उनसे समझने के लिए आएंगे उनके पास। लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद, केरल के कैथोलिक चर्च के ऐलान पर विवाद है। केरल के कैथोलिक चर्च ने क्या कहा है? 5 बच्चे पैदा करने पर इनाम, और इसको लेकर विवाद है। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आर्थिक मदद के लिए कहा। कैथोलिक चर्च ने वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया है। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वेलफेयर स्कीम, 5 बच्चे पैदा करने पर आर्थिक मदद हर महीने, चौथे बच्चे की पैदाइश पर प्रसूति के समय मेडिकल असिस्टेंस। क्या कहा गया एक्चुअली वो देखिए। और क्या ये आने वाले दौर में क्या ये इस बात की नजीर नहीं बनेगी कि देखिए, इस देश में पॉपुलेशन हर एक समस्या के मूल में है, लेकिन धर्म के आधार पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और उसके लिए इसका हवाला दिया जाएगा। जरा देखिए, 5 बच्चों पर इनाम, ना करो ऐसा काम, क्यों कहा जा रहा है।
चर्च में यह वास्तविकता है कि केरल में ईसाई समुदाय की जनसंख्या नीचे गिर रही है, यह कहा गया है। हमारा वृद्धि दर कम है, इस बात का हवाला दिया गया है। केरल के गठन के दौरान ईसाई राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय था, लेकिन अब राज्य की कुल आबादी का 18.38% है। हाल के वर्षों में ईसाई समुदाय में जन्म दर घटकर 14% रह गई है। बच्चे भगवान की ओर से एक उपहार हैं। 4 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को वित्तीय और शैक्षणिक सहायता समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की सहायता दी जाएगी, यह कहा जा रहा है। चर्च की तरफ से हवाला इन बातों का दिया गया है। 4 से अधिक बच्चा पैदा करने पर सुविधाएं, स्कॉलरशिप, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान स्कॉलरशिप, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त इलाज मिलेगा, 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे उस परिवार को। क्या इस तरह का प्रोत्साहन पॉपुलेशन से परेशान देश में धार्मिक आधार पर मिलना चाहिए? केरल का जनसंख्या गणित भी देख लीजिए, किस आधार पर यह कहा जा रहा है। और यह जो कहा जा रहा है ना कि हम अपीजमेंट नहीं करते, अगर अपीजमेंट नहीं हो रहा है तो हर एक वर्ग को फलने फूलने का बराबर मौका मिलना चाहिए और वो प्रोपोर्शनेटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए लोगों की आबादी के हिसाब से भी। जरा आप देखिए क्या हुआ है वहां। जनसंख्या का गणित 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कहता है? 1,82,00,000 से ज्यादा वहां हिंदू हैं, 88 लाख से ज्यादा वहां मुसलमान हैं और 61 लाख के आसपास वहां ईसाई हैं। अब देखिए, ये अगर देखेंगे आप तो हिंदू, मुसलमान और ईसाई के हिसाब से जो आपको कुल जनसंख्या को अगर आप 100 मानते हैं तो उसमें 55 मान लीजिए हिंदू, उसमें 27 मान लीजिए आप मुसलमान और 18 मान लीजिए उसमें ईसाई। ये है वहां की जनसंख्या का अभी का गणित। लेकिन केरल की आबादी कुछ और भी दिखाती है। 1901 से लेकर 1960 और फिर 2011 तक का सफर आप जब आबादी के हिसाब से पूरा करते हैं तो आंकड़ों में आपको क्या क्या दिखाई देता है? हिंदू 68.5%, 17.5% मुसलमान और 14% ईसाई 1901। 1960 61% हिंदू, 18% मुस्लिम, 21% ईसाई 1960। मतलब 68, 17, 14, 61, 18, 21। हिंदुओं की आबादी घटी, मुसलमानों की आबादी बढ़ी और ईसाइयों की आबादी बढ़ी। अब आ जाइए 2011। 2011 में हिंदू 55%, शुरू कहां से हुए थे? 68.5 से आ गए 55। मुस्लिम शुरू कहां से हुए थे? 17.5 आ गए 26.5। ईसाई शुरू कहां से हुए थे? जरा उधर देखिए, 14% आ गए 18.5%। लेकिन ये 18.5% को की तुलना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये पहले के हिसाब से घटता हुआ ट्रेंड दिखा रहा है ईसाई फ्रेटर्निटी का। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बच्चों के ज्यादा पैदा होने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हवाला तो इस बात का भी दिया गया कि लोग कोविड के दौर में बहुत परेशान हैं और ज्यादा बच्चे वाले जो परिवार हैं उन पर बोझ ज्यादा है, लिहाजा अगस्त से हम उनको माली मदद देने की कोशिश करेंगे। जहां जिन घरों में लोग ज्यादा हैं वहां उनको मदद मिले। फिर इसको ये रंग भी दिया गया ताकि ये जस्टिफिकेशन भी साथ में रहे। अपीजमेंट है ये, क्यों कह रहे हैं आरपी सिंह साहब? मैं पहले उन्होंने कहा था कि कोई, आपने कहा कोई एक इंस्टांस बता दें केरला गवर्नमेंट का। ये मेरे पास एक विज्ञापन है स्टार्टअप लोन्स के लिए केरला गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हिंदू ओबीसी बच्चों को 20 लाख तक का लोन मिलेगा और मुस्लिम बच्चों को 30 लाख तक का लोन मिलेगा। ये विज्ञापन है केरला सरकार का। तो अपीजमेंट तो है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है और वो कारण भी स्पष्ट है। मतलब मैं ऐसे आपको और कहूँगा तो और विद डॉक्यूमेंट में, ऐसे नहीं सिर्फ ये नहीं कि मैं ऐसी सामाजिक न्याय को आप अपीजमेंट से कैसे अलग करेंगे? नहीं, अब इसको सामाजिक न्याय कहते हैं कि एक हिंदुओं को 20 लाख और मुसलमानों को 30 लाख तक का लोन की छूट देंगे मुद्रा योजना में। तो ये आप इसको सामाजिक न्याय कहते हैं, तो ये केरल सरकार की न्याय की नई एक परिभाषा है। परंतु इस बात पे है कि ये जो नया इनिशिएटिव इंसेंटिव शुरू हुआ है कि हम कन्वर्जन पे या हम लोग जो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, ये लगातार चल रहा है और ये केरल में नहीं, देश में अलग अलग भागों में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो केरल ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक आधार पर छूट मिल सकती है। जब उत्तर प्रदेश और असम ये कहते हैं कि हम अपने यहाँ पर नियम ला रहे हैं कि आबादी को कैसे थामें, तो केरल ये दिखाता है एक नज़ीर के हिसाब से कि यहाँ एक पर्टिकुलर सेक्ट की आबादी को कैसे बढ़ने दिया जा सकता है। विवेक श्रीवास्तव साहब? नहीं, देखिए, ये आप इसमें गलत हैं थोड़े से दिनेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारें शामिल नहीं हैं। केरला गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा है कि ईसाई अपनी आबादी, हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के खिलाफ भी नहीं है। आप उसको लॉजिकल तरीके से अगर लाएंगे तो सोचा जाएगा। लेकिन द फैक्ट इज, देखिए, चर्च एक विस्तृत ऑर्गेनाइजेशन है
अनेकों प्रकार के चर्च हैं, उसमें कैथोलिक भी है, उसमें प्रोटेस्टेंट भी है, उसमें किसने बोला है, कौन से प्रीस्ट ने बोला है, कौन से पास्टर ने बोला है, परमिशन है या नहीं है, क्या आपको राज्य का हिसाब किताब परिस्थितियां लॉ एंड ऑर्डर सब किसको देखना है? वो आपकी बात ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। एक मौलाना कहीं कोने में बैठ करके एक फतवा अननोन सा मौलवी अगर दे देता है तो क्या उसकी कोई अहमियत है? तो विवेक जी आप ये कह रहे हैं कि पता लगाया जाएगा और ये इसको रोका जाएगा, मैं ये समझूं? हाँ, तो पहले चीज तो मुझे नहीं लगता कि ईसाई कम्युनिटी इस तरह के किसी चीज में बिलीव करेगी और फॉलो करेगी। ये एक नॉनसेंसिकल चीज है जो किसी एक पर्टिकुलर नॉनसेंसिकल अब आपको नहीं लगता का कोई सवाल नहीं, खबर आपके सामने है, क्या कदम उठाया जाना चाहिए आप ये बताइए सरकार की तरफ से? आई बिलीव यू, आई टोटली बिलीव यू, मैं आपसे सहमत हूं। आपकी खबर है तो जेन्युइन ही होगी, क्योंकि आपका एक अच्छा चैनल है और बिल्कुल परखी हुई न्यूज़ देता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं सिर्फ आपसे पॉइंट कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोने में बैठे मौलवी का दिया हुआ एक थर्ड रेट फतवा वो मैटर नहीं करता, और उसी प्रकार से ये चर्च एक विस्तृत ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक आदमी ने सूटेबल ओवरलुकिंग तो नहीं है, ये सूटेबल ओवरलुकिंग तो नहीं है। मैं आपसे जानने के लिए आऊंगा, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, इतनी जगहों से आपने पंगा भी लिया हुआ है, किस लिए? कि देश में आबादी रिसोर्सेज के हिसाब से हो, इसको आप रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, और तब ये सब आप देखते हैं, कैसा लगता है? देखिए दिनेश जी, ये दिक्कत है, और शायद अगर ऐसा नहीं होता तो एक मजहब 2000 साल में 85 देशों में कैसे फैल जाता, दूसरा मजहब 1400 साल में 58 देशों में कैसे फैल जाता, और एक जो ऐसा धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, नारी तू नारायणी की बात करता है, वो सिकुड़ता पूरी दुनिया से सिकुड़ गया और भारत के 9 राज्यों में भी खत्म हो गया। आपको पता है कि दुर्योधन का ननिहाल गंधार तो अफगानिस्तान हो गया, राजा भरत का ननिहाल के पेशावर हो गया, आप किसी को दावत नहीं देते हैं, काबुल हो गया, समस्या ये है, तक्षशिला रावलपिंडी हो गया। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज, मैं समझ रहा हूँ आप चाहते नहीं कि दर्शक कड़वी बात, आपने कभी किसी को अपने धर्म में आने के लिए इनवाइट नहीं किया सर। बात सुन लीजिए प्लीज, मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा सर इस पे। ये गलत बात है, आपने हमेशा हिंदू धर्म के अंदर प्लीज वर्ण व्यवस्था, इनका माइक डाउन करिए दिनेश जी, ये गलत बात है, वर्ण व्यवस्था है सर। दिनेश जी इनका माइक डाउन करिए प्लीज, सभ्यता का काम कर रही है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अश्विनी जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा ना। विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात कहिएगा, अश्विनी जी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो जी मैं 1 मिनट के अंदर बात पूरी कर रहा हूं। भाई दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान हो गया, भरत का ननिहाल कहके पेशावर हो गया, चाणक्य तक्षशिला रावलपिंडी हो गया, तो पूरी दुनिया से गायब हो गए। और भारत में लद्दाख में 1%, लक्षद्वीप में 2%, मिजोरम में केवल 2%, नागालैंड में केवल 8%, मेघालय में केवल 11%। तो भारत के 9 राज्यों में डॉक्टर तस्लीम रहमानी का डीएनए भी वही रहा होगा, वो तो बात हो चुकी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं दिनेश जी, केवल इतनी बात है जो आपने आज दिखाया है रिपोर्ट ने, ये तो एक रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। सच्चाई ये है कि एक मजहब यही बात हर फ्राइडे को कहता है 10-10 पैदा करो, दूसरा मजहब हर संडे को प्रेयर के बाद कहता है 5-5 करो, 8-8 करो। ये आपने सार्वजनिक कर दिया, उसके लिए मैं TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये रूटीन में ये फ्राइडे का और संडे का नियमित कार्यक्रम है। ये डॉक्टर तस्लीम रहमानी, रिसोर्सेस रहे ना रहे, पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले केरल से आपने बात शुरू की है, तो अब मैं समझ रहा था वकील साहब अपने प्रोफेशनली बोलेंगे, लेकिन वो तो प्योरली एक हिंदू बन के एक लेमैन की तरह उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म कितने वक्त में कितनी जगहों पर फैला। आंकड़े नहीं बताए उन्होंने, आंकड़े कुछ नहीं, वो गलत कह रहे हैं ना, उनको आंकड़ों को भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। लेकिन केरल की बात कीजिए, आपने केरल के सारे स्टैटिस्टिक्स दिए, वो मैंने भी देखे थे, लेकिन एक चीज़ आप बताना भूल गए शायद, कि ग्रोथ रेट जो केरल का है वो पूरे देश में जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में ऑलमोस्ट सबसे कम ग्रोथ रेट है, इट्स अराउंड 5%। तो अगर ग्रोथ रेट पूरे देश के मुकाबले में वहाँ पर कम है, और दूसरे माइग्रेशन वहाँ से बहुत ज़्यादा है, और माइग्रेशन क्रिश्चियंस का एंड
हिंदूज का ही है, और वो भी वो माइग्रेशन है जो वहाँ पर पढ़ लिख करके वहाँ रोजगार नहीं पाए हैं और बाहर जाके उन्होंने जो हायर पोजीशंस पे आप देखिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आंकड़े अगर मैं दिखाता तो ये जस्टिफाइड हो जाता कि वहाँ ऐसा क्यों होना चाहिए डॉक्टर रहमानी जी? इतना रेशो नहीं है, और बहरहाल क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी बड़ी है पहले से। तो ये जहाँ तक चर्च के आप इस बयान की बात कर रहे हैं, देखिए कोई पादरी कहे, कोई मौलवी कहे, या कोई ऐसा गेरवाधारी जो आजकल रोजाना कहते हैं 10 बच्चे पैदा करो, 50 बच्चे पैदा करो हिंदुओं की, अरे भाई 25-26 करोड़ धर्म हमारी समस्या के मूल में है, अब 120 करोड़ के आसपास क्या शुक्रवार इस दुनिया में रविवार नहीं होना चाहिए, मंगलवार हमारी समस्या के मूल में है? डैनियल फ्रांसिस बोलिए, समस्या के मूल में क्या है? नहीं, मैं सुन रहा था ये डिबेट। समस्या के मूल में राजनीति है, वोट है, धर्म है, क्या है? नहीं, सिर्फ राजनीति है और ऐसा कुछ नहीं है। किसी एका दुक्का चर्च ने, किसी एक फादर ने बोल दिया होगा कि 5 डॉक्टर रहमानी, आप मूव ऑन, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपकी बात सुनूंगा प्लीज, अभी आपकी आवाज नहीं ले सकता। डॉक्टर फ्रांसिस साहब बात पूरी कीजिए। हाँ, एका दुक्का कोई फादर किसी चर्च ने, छोटे मोटे चर्च ने बोल दिया होगा कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिश्चियन समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है और बहुत आगे सोचने वाला समाज है और देश के लिए काम करने वाला समाज है। अभी आपको लोग सुन रहे हैं, आप अपील करेंगे कि इस तरह की अनर्गल बातों पर ध्यान न दिया जाए? नहीं, लोग वैसे भी ध्यान नहीं देते। नहीं, आप अपनी तरफ से भी कह दीजिए ना। भ्रम फैलाया जाता है। अरे हमारे यहाँ, हमारे देश में तो सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने के लिए भी कहना पड़ता है, आप कह दीजिए। नहीं, मैं कह दूंगा, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। कह दीजिए, स्वागत है, लोग सुन रहे हैं सर। हमारे लोग बहुत नहीं, लोग देखिए कम्युनल लोग हर समाज में है, हिंदू समाज में भी है, मुसलमान सर अभी आप अपील पर थे, आप हिंदू मुसलमान समाज पर चले गए। नहीं, क्योंकि बात तो समाज की हो रही है ना। आप किसी एक आदमी ने कुछ कह दिया, आप चर्च का अभी आपने कह दूंगा किया, फिर पता नहीं आपने जो हिम्मत जुटाई वो शायद आपने फिर उस समय विचार किया कि ठीक नहीं होगा। अश्विनी उपाध्याय साहब, आखिरी 30 सेकंड, इलाज क्या है? आरपी सिंह साहब, वक्त अगर रहा तो आऊंगा, पक्का आ रहा हूं। इसका इलाज संक्षिप्त रखिए। हाँ, दिनेश जी, ये जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। जमीन केवल 2% है, पानी हमारे पास केवल 4% है, और जनसंख्या दुनिया की भी खतरनाक है। चेत जाओ विवेक जी, केवल 10 सेकंड, विवेक जी केवल 10 सेकंड, प्लीज अश्विनी जी 10 सेकंड में सुन लीजिए। उपाध्याय जी सुन लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड में उपाध्याय जी की बात का मैं उत्तर दूंगा। इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन मत देखिए। हिंदू समाज को अपने को रिफॉर्म करना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था है, दलितों को कभी भी उच्च समाज ने अपने बराबरी नहीं समझा। आरपी सिंह साहब 20 सेकंड। सीधी बात है, ये जितना मर्जी कहें, ये जो बयान है सीरो मलबार चर्च ने दिया है। 84 चर्च है उनके वहां पर, और वो वहां पर जनसंख्या पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ केरल में नहीं, गुरदासपुर में 7.98% कर दी इन्होंने अपनी जनसंख्या। बहुत धन्यवाद सर, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। केस इन पॉइंट सामने है, समस्या सामने है, हल क्या होगा फैसला आप लोग कीजिए। बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे ये देखकर वो याद आ रहा है कि एक कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा हुआ था, वो अपने हाथों में पत्र पत्रिकाएं लिए हुए था, उसमें अश्लील तस्वीरें थी। ये देखिए कितनी अश्लील तस्वीरें छापते हैं, ये देखिए कितनी अश्लील तस्वीरें छापते हैं, ये अश्लील, ये भी अश्लील, और ये करके उसने अश्लीलता फैला दी। अड़ी में आज इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।